सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के आधार पे जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सॉल्यूट आपके क्या हो सकते हैं, अगर मान लीजिए सॉल्यूट को हम सॉलिड लेते हैं और सॉल्वेंट को एक बार सॉलिड लेते हैं, फिर लिक्विड लेते हैं, फिर गैस लेते हैं, तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं 3 तरह के सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। और फिर सॉल्यूट आप चेंज कर देंगे, लिक्विड ले लेंगे, और सॉल्वेंट फिर आप 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम 9 प्रकार के क्या करते हैं सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, कोई लिक्विड है। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूट को आप 3 तरह से चेंज करके 3 प्रकार के सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, जिसमें किसी गैस का किसी लिक्विड में जो सॉल्यूशन है उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। हेनरी लॉ की बात किए थे, वहाँ पे जो सॉल्यूट था यानी विलेय जो था वो कोई गैस था, और गैस का किसी लिक्विड जो विलायक है उसमें हम सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसी ठोस का किसी द्रव में, या किसी द्रव का द्रव में जो विलयन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की यहाँ हम बात करेंगे। देखिए जो लिक्विड जो सॉल्वेंट आपका है सामान्यतः वो क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। सामान्यतः जो द्रवी विलायक होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, और विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी सॉल्यूट जो होते हैं वो 2 प्रकार के इनके नेचर हो सकते हैं, वह वोलेटाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं, लिक्विड जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी आसानी से वो वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, द्विअंगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विअंगी विलयन कहते हैं। सबसे पहले द्विअंगी विलयन की हम बात करेंगे। इनमें से किसी एक को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 से, मतलब मान लेते हैं कि कोई एक विलयन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके 2 कंपोनेंट हैं। इसमें हम एक को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा, ठीक है, कि जो पहला जो सॉल्यूशन है फर्स्ट टाइप का है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है इसके प्योर फॉर्म में, उसकी वैल्यू P2 से कम है। ये हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल कुछ नई चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। तो मान लेते हैं कि 2 कंपोनेंट को बाइनरी सॉल्यूशन जो हम लिए हैं लिक्विड लिक्विड, उसको किसी एक क्लोज्ड कंटेनर में ले लेते हैं, किसी बंद बर्तन में ले लेंगे। तो हम देखेंगे कि जब इन दोनों को बंद बर्तन में हम रखते हैं तो दोनों क्या होंगे, साथ साथ वाष्पीकृत होना शुरू कर देंगे। फिर जब कुछ समय हो जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। कोई भी एक क्लोज्ड कंटेनर ले लीजिए, यहाँ पे हम एक क्लोज्ड कंटेनर ले लेते हैं, ऐसे समझिए, और यहाँ तक लिक्विड हम भर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक लिक्विड अगर आप भर लेते हैं तो फिर ऊपर जो होगा ये इधर वाष्प बन जाएगा, ऊपर जो है यहाँ पे वाष्प बन जाएगा और नीचे जो है वो लिक्विड रहेगा। तो इनके बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का क्या मतलब है, शुरू में बहुत तेज़ी से क्या होंगे, भाप बनेंगे, लेकिन एक जब समय आएगा उस समय पर वेपर फेज में और लिक्विड फेज में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, साम्यावस्था मेंटेन हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, जितना भाप बनेगा उतना ही भाप पुनः लिक्विड स्टेट में वापस आ जाएगा।
तो उसको हम कहते हैं साम्य की अवस्था। तो देखिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राउल्ट। ठीक है, राउल्ट ने क्या किया, देखा कि जो पार्शियल प्रेशर है यानी आंशिक दाब है वह मोल अंश से संबंधित है। द्रवों का द्रव में जो विलयन है उससे संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस पर काम किया था, जिसको हम राउल्ट के नाम से जानते हैं। राउल्ट ने एक नियम दिया और इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में जो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो आंशिक दाब होता है वह उस विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके कहने का क्या मतलब है, प्रत्येक जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो कंपोनेंट है उसका आंशिक दाब होगा। जब कंटेनर में लिए हैं तो उसमें क्या होगा, वेपर जो बनेगा उसका प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर होगा, और ये जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस विलयन में उसका कितना मोल अंश लिया गया है। मोलों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसका मोल अंश भी ज़्यादा होगा, और मोल अंश ज़्यादा होगा तो उसके द्वारा प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट के लिए अगर हम बात करें तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम P1 = P1 नॉट इंटू X1 कहते हैं। अब यहाँ P1 नॉट क्या है ये समझ लीजिए। P1 नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में उस द्रव का आंशिक दाब है उसके वेपर फेज में। वाष्पशील द्रव है ना, ये वाष्पशील द्रव है, यानी कोई भी एक यहाँ पे जो P1 है यह मिक्सचर के लिए उसका आंशिक दाब है, जबकि P1 नॉट क्या है, उसी कंटेनर में केवल फर्स्ट कंपोनेंट को अगर लिए होते, सेकेंड कंपोनेंट का मिक्सचर नहीं लिए होते, ठीक है, केवल फर्स्ट कंपोनेंट को लिए होते, तब उसमें जो भाप बनता तो क्या वो सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करता, ठीक है, उसको हम P1 नॉट कहेंगे। आंशिक दाब क्या है, वाष्प दाब आपका क्या है शुद्ध अवस्था में, इसको भी आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंटेनर है, उसमें आप कोई भी एक लिक्विड लिए हैं तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो वाष्प बनेगा, ठीक है, और उनके बीच में क्या होगी, एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। और जब साम्य की अवस्था स्थापित हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि यह एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मिक्सचर आप नहीं लिए हैं, केवल एक शुद्ध गैस लिए हैं, शुद्ध द्रव लिए हैं इसमें, और ये द्रव क्या होगा, इसमें वाष्प अवस्था में बदलेगा। एक समय आएगी कि वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। साम्य की अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो ये वेपर बना है वो कितना सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं या वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, लेकिन मिक्सचर के अलावा जब प्योर फॉर्म की बात करेंगे तो हम दिमाग में रखेंगे कि केवल सिंगल अगर लिक्विड को किसी कंटेनर में रखा जाता है तो जो प्रेशर होता है उसको हम P1 नॉट कह रहे हैं। ऐसे दूसरे कंपोनेंट को लेंगे तो P2 नॉट हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बस ये समझ लेना है राउल्ट का नियम क्या कहता है, P1 = प्रोपोर्शनल टू X1 या P1 = P1 नॉट इंटू X1। ऐसे ही अगर हम सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो P2 = प्रोपोर्शनल टू X2 या P2 = P2 नॉट इंटू X2। अब देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार अगर उस गैस मिक्सचर का विलयन अवस्था का कुल दाब, यानी जो गैस कर रहे हैं, लिक्विड जो मिक्सचर आप लिए हैं ना, तो उसमें से वाष्प बना होगा, तो जो टोटल
वेपर प्रेशर होगा, आंशिक जो दाब है वो क्या होगा, पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ये कई बार समझा चुके हैं कि दोनों हम मिक्सचर लिए थे कंटेनर में, तो दोनों का भाप बना होगा इसमें ना, तो दोनों के भाप बने होंगे तो दोनों के कारण क्या होगा, दाब होगा। तो कुल जो दाब होगा वो पहले के कारण दाब और दूसरे के कारण दाब के सम के इक्वल होगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे। P1 के जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे P1 नॉट इंटू x1 और P2 की जगह रख देंगे P2 नॉट इंटू x2। अब हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से x1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2 और फिर ब्रैकेट को तोड़ दिया है, तो P1 नॉट और प्लस इसमें से x2 कॉमन लेंथ हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। यहाँ एक हम फार्मूला डिराइव किए हैं कि P टोटल इक्वल टू होता है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। इस फार्मूले से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब इन कंक्लूजन को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक आप इतना देख लीजिए। थैंक यू।